नमस्कार दोस्तों, मैं राज आज आपके सामने एक ऐसी घटना लेकर आया हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी में सिरन और कभी छूट जाएगी। आप अंदर तक डर जाएंगे। तो हेडफोन्स लगा लें और चले मेरे साथ डर के एक अनूठे और रोमांचित सफर पर। कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मुझे ट्रक चलाते हुए 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मुझे ट्रक चलाने का काफ़ी अनुभव हो चुका है। ट्रक चलाना मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। मैं आपको उस रात के बारे में बताता हूँ जब मुझे अपने जीवन की सबसे डरावनी घटना का सामना करना पड़ा। वो रात मेरे लिए ऐसी काली रात बन गई जिसे मैं चाहकर भी नहीं भुला सकता। घटना कुछ साल पहले की है। हर बार की तरह इस बार मुझे अपने शहर से यूपी के एक जिले में माल की डिलीवरी करने जाना था। इस सफ़र में घने जंगलों से होकर जाना था, जहाँ रास्ता सुनसान और बहुत ही ज़्यादा डरावना था। अब मैंने ट्रक में अपने माल को लोड करके यूपी की तरफ निकल जाता हूँ। काफ़ी देर ट्रक चलाने के बाद अपने शहर से बाहर निकल जाता हूँ। सफ़र काफ़ी लंबा था लेकिन अच्छा गुजर रहा था। इस बार का जो सफ़र था वो मुझे अपने खल्लासी के बिना ही करना पड़ा, क्योंकि मेरा जो खल्लासी अमर था उसकी अभी अभी शादी हुई थी, जिसके कारण मैं उसको इस सफ़र में अपने साथ नहीं लाया था। इतने लंबे सफ़र में अकेले ट्रक में चलना काफ़ी कठिन होता है और कभी कभी तकलीफ वाला भी हो जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो खल्लासी के बगैर बड़ी मुश्किल से होते हैं। लेकिन ये सफ़र मुझे अकेले ही करना था। मैं अपने सफ़र पे आगे बढ़ता चला गया। बहुत देर तक ट्रक चलाते चलाते मुझे भूख लगने लगी थी, पर कोई होटल या ढाबा नज़र नहीं आ रहा था। फिर कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक ढाबा नज़र आ जाता है। मैं ढाबे के पास जाता हूँ और ट्रक वहीं पार्किंग में लगा देता हूँ। उसके बाद ट्रक को लॉक करके ढाबे में चला जाता हूँ और वहाँ खाने का ऑर्डर देता हूँ। कुछ देर बाद खाना आ जाता है और मैं खाना खाने लगता हूँ। खाना खाने के बाद कुछ देर तक उस ढाबे में आराम करता हूँ। अब रात होने ही वाली थी। थोड़ा आराम करने के बाद मैं ट्रक स्टार्ट करके अपने सफ़र के लिए निकल जाता हूँ। मुझे अभी कुछ ही वक्त हुआ था अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए कि अंधेरा छा जाता है। मैं ट्रक में अपने मनपसंद गाने लगाता हूँ और सफ़र का मज़ा लेता हूँ। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और रात हो जाती है। रात में मैं अपने ट्रक की हेडलाइट के सहारे अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। कुछ देर बाद मुझे सड़क के किनारे रोशनी के पास मुझे चाय की दुकान दिखाई देती है। फिर मैं सोचता हूँ कि रास्ता लंबा है, पूरी रात मुझे ट्रक चलाना है, क्यों ना चाय पी के चला जाए। मैं ट्रक को साइड में रोककर चाय पीता हूँ, लेकिन तब मेरे अलावा वहाँ कोई और नहीं था। मैं इस बात को नज़रअंदाज करता हूँ और चाय पीने के बाद मैं जैसे ही पैसे देने वाला होता हूँ तो वो चाय वाला मुझसे कहता है, उस्ताद जी आप किधर जा रहे हैं? तो मैं उसे अपनी मंजिल के बारे में बताता हूँ। वो मुझसे कहता है, आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वो काफ़ी लंबा है। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी मंजिल की तरफ जल्दी पहुँचो तो मैं आपको एक दूसरा रास्ता बता सकता हूँ जो काफ़ी शॉर्टकट है। उसकी ये बात सुनकर मैं उससे पूछता हूँ कि इस रास्ते के अलावा दूसरा कौन सा रास्ता है? तो वो चाय वाला मुझे कहता है कि एक रास्ता है, थोड़ा सुनसान और डरावना है, लेकिन आप अपनी मंजिल पर उस रास्ते से जल्दी ही पहुँच जाएंगे। फिर मैं उसे कहता हूँ, मेरे ट्रक में काफ़ी महंगा और कीमती सामान है और लोड भी ज़्यादा है। मैं उस रास्ते पे जाके रिस्क नहीं ले सकता। क्या पता वो रास्ता आगे कैसा हो, कोई चोर उचक्का वहाँ हो तो। वो चाय वाला मुझसे कहता है, उस्ताद जी रास्ता अच्छा है, वहाँ कोई चोर उचक्का भी नहीं है। बीच में थोड़ा कच्ची सड़क है लेकिन ट्रक आसानी से निकल जाएगा। मैं तो आपके सहूलियत के लिए उस रास्ते के बारे में बता दिया। आगे आपकी मर्जी, जाना है या नहीं। आप चाहो तो इसी रास्ते से जाओ जिस रास्ते से आप जा रहे थे। फिर मैं चाय वाले को धन्यवाद बोलकर ट्रक में बैठ जाता हूँ, पर थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ कि किस रास्ते से जाया जाए। माल को जल्दी पहुँचाना भी जरूरी है। क्या मुझे दूसरे रास्ते से जाना सही रहेगा? फिर मैं काफी देर सोचने के बाद आवाज देकर उस चाय वाले को अपने पास बुलाता हूँ। चाय वाला मेरे पास आकर कहता है, जी उस्ताद जी क्या हुआ? मैं उससे कहता हूँ, भाई साहब आप जिस रास्ते की बात कर रहे थे वो कहाँ पर है? तो वो कहता है, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे के पास ही एक रास्ता राइट पे कटेगा, आप सीधे हाथ पे मुड़ जाना और ये वही रास्ता है जिसे आप वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। उसके बाद में चाय वाले को धन्यवाद देकर आगे बढ़ जाता हूँ। तकरीबन 5 किलोमीटर चलने के बाद वो दूसरा रास्ता दिख जाता है। मैं उस रास्ते पर मुड़ जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ता हूँ मुझे एक बोर्ड नज़र आता है। उस पर कुछ लिखा होता है, लेकिन पुराना होने के कारण उस पर जो लिखा हुआ था वो साफ नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैं उसे नज़रअंदाज किया और उस रास्ते पर आगे बढ़ गया। मैं आगे जा रहा था। रास्ता सुनसान था। रोड के आसपास काला घना जंगल था। सड़क भी काफ़ी सकरी थी कि मुश्किल से एक ही गाड़ी निकल सके। जैसे जैसे मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहा था, रास्ता और सुनसान होता जा रहा था। उस सड़क पर सिर्फ मेरे ट्रक के इंजन की आवाज़ जंगल में गूंज रही थी। उस रास्ते को देख मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मैं सोच रहा था कि यह रास्ता लेकर मैंने कोई गलती तो नहीं की,
लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि सड़क इतनी तंग थी कि ट्रक को वापस मोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए मैं उसी रास्ते पे आगे बढ़ता चला गया ताकि यूपी जल्दी जा सकूं। मैं उस चाय वाले को कोस रहा था कि ये कैसा रास्ता बताया है। बहुत देर चलने के बाद भी मैं उस सुनसान रास्ते से बाहर नहीं आ पाया था। ना कोई गाँव ना कोई बस्ती नजर आ रही थी, सिर्फ गहना जंगल था। वहाँ ना कोई बंदा था ना कोई बंदे की जात, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। मैं सोच रहा था मुझे उस चाय वाले की बात नहीं माननी थी। फिर मैंने ट्रक की रफ्तार तेज की, लेकिन पक्की सड़क का कोई नामो निशान नहीं था। डर का माहौल बन गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मुझे छुप कर देख रहा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मुझे किसी भी हाल में इस सुनसान सड़क को पार करना था। फिर मैं ट्रक को और तेज करता हूँ। जैसे ही मैं कुछ आगे बढ़ता, रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग खड़े दिखाई दिए। वो मुझसे लिफ्ट मांग रहे थे। उनकी उम्र लगभग 60 साल से कम नहीं थी, पर वो काफ़ी स्वस्थ नजर आ रहे थे। उसे लिफ्ट मांगते देख मैं सोच रहा था कि इतनी रात को इस सुनसान जगह पर ये बुजुर्ग क्या कर रहे हैं। क्या मैं इनको लिफ्ट दे दूं? क्योंकि ये किसी की कोई चाल भी तो हो सकती है। और उनकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें सच में किसी की मदद की ज़रूरत है। फिर मैं सोचने लगा, हो सकता है ये आदमी इसी इलाके का हो और शायद मेरी भी मदद कर सके इस रास्ते से बाहर आने के लिए। मैंने उनके पास ट्रक को रोका और उनसे पूछा, बाबा आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तो बुजुर्ग बोले, बेटा मेरा लड़का शहर में काम करता है, मैं उससे मिलने वहाँ गया था, आज ही वापस आया हूँ। शहर से लौटते हुए मुझे देर हो गई और इधर आने की आखिरी बस चली गई। शाम के 5 बजे के बाद इधर गाड़ी बहुत कम चलती है, इसलिए मुझे कोई और साधन नहीं मिल पाया। इसलिए मजबूरन मैं पैदल ही चल पड़ा। यही आगे मेरा गाँव है। अगर तुमको कोई तकलीफ ना हो तो मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उनकी बात सुनकर मैं उनको कहता हूँ कि इसमें मेहरबानी की क्या बात है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर वो मेरे ट्रक में बैठ जाते हैं। फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ। वो बुजुर्ग थोड़ी देर तो चुप रहते हैं, फिर मुझसे कहते हैं, बेटा तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो उनको मैं अपनी मंजिल के बारे में बताता हूँ। तो वो मुझसे पूछते हैं कि तुम इस रास्ते से क्यों जा रहे हो? मैं उनको बताता हूँ कि चाय वाले ने मुझे इस रास्ते का बताया और बोला मैं यहाँ से जल्दी यूपी पहुँच जाऊँगा। मेरी बात सुनकर वो आदमी कुछ देर खामोश रहते हैं, फिर कहते हैं कि अनजान लोगों की बात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर मैं उनसे पूछता हूँ कि बाबा क्या उसने मुझे ये रास्ता गलत बताया है? वो मुझसे कहते हैं, नहीं रास्ता तो यही सही है, पर वक्त सही नहीं है। उनकी ये बात सुनकर मुझे अजीब लगता है। मैं उनसे कहता हूँ कि बाबा मैं इस रास्ते पर पिछले 3 घंटे से चल रहा हूँ, यह रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आपको तो पता होगा कि मुझे कितना वक्त लगेगा मेन रोड पर पहुँचने में। तो वो मुझसे कहते हैं, अभी तुम्हें 1 घंटा और लगेगा इस रास्ते पर। मैं ट्रक की स्पीड तेज करता हूँ ताकि जल्दी मेन रोड पर पहुँच सकूँ। उसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि आप इस उम्र में भी इतना कैसे चल लेते हैं, जबकि मुझे हाईवे से इस रास्ते पर पहुँचने में 3 घंटे लगे थे जहाँ आप मुझे मिले। तो वो मुझसे बोले, मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ और चलने की आदत मुझे पहले की है। फिर वो मुझे अपने फौज के किस्से सुनाते रहे जो उन्होंने अपनी ड्यूटी के वक्त में किए थे। फिर हम दोनों काफ़ी बात करते हैं। कुछ देर बात करने के बाद उनकी मंजिल आ जाती है। तो वो कहते हैं, बेटा मेरी एक बात मानोगे? तो मैं कहता हूँ, हाँ बाबा ज़रूर मानूंगा, बोलिए। वो कहते हैं, मेरा गांव यहीं पास में है, आज की रात यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही निकल जाना। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि बाबा मुझे ये माल कल ही छोड़ना है, मेरा जाना ज़रूरी है, मैं आज चाहकर भी रुक नहीं सकता। मेरी बात सुन के वो मुझसे बोले, मेरी बात मानो, आज यहीं रुक जाना। तो मैं बोला, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं रुक सकता। उसके बाद वो आदमी मान जाते हैं, पर ट्रक से उतरने से पहले मुझसे कहते हैं, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तुम्हें मेन हाईवे पर पहुंचने में आधा घंटा लगेगा, लेकिन इस आधे घंटे को कम मत समझना। उनकी बात सुन के मुझे अजीब लगा और मैं उनसे कहता हूँ, बाबा आप ऐसा क्यों के बोल रहे हैं? तो वो बोले, इस बात को ज़्यादा मत सोचो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। रास्ते में कुछ भी हो जाए किसी को लिफ्ट मत देना और चाहकर भी रास्ते में ट्रक को मत रोकना, और अगर किसी मजबूरी में ट्रक रोकना भी पड़े तो ट्रक से बाहर मत निकलना। मैं उनसे पूछता हूँ कि आगे ऐसा क्या है जो आप ये सब बता रहे हैं? तो वो कहते हैं कि जितना तुम्हें बताया है वो सब ध्यान रखना। उसके बाद वो ट्रक से उतरकर चले जाते हैं। मैं ट्रक को आगे बढ़ा देता हूँ और सोचने लगता हूँ कि आखिर बाबा ने मुझे ऐसा क्यों बोला। इन बातों को सोचकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं ये सब सोच ही रहा था कि मुझे जोर से कोई आवाज़ सुनाई देती है। मैं आवाज़ सुनकर थोड़ा डर जाता हूँ और ट्रक को रोक लेता हूँ। दोस्तों वो आवाज़ मेरे ट्रक के टायर फटने की आवाज़ थी। मुझे इतना तो पता था कि ट्रक का टायर फट चुका है। मैं सोचता हूँ कि आज मेरा खल्लासी साथ होता तो मेरी कुछ मदद हो जाती। ऐसे कामों के लिए खल्लासी की काफ़ी ज़रूरत होती है, लेकिन आज मेरी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। अब मेरा ट्रक सड़क के बीचों बीच खड़ा था और आसपास
घना जंगल था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि ट्रक का पिछला टायर फटा था। यदि अगला टायर फटा होता तो आज मेरा बचना मुश्किल हो जाता। मैं वहाँ अकेला था, मुझे टायर भी बदलना था। मैं ट्रक से नीचे उतर जाता हूँ। ट्रक की हेडलाइट उस रोड पर चमक रही थी। मैं टार्च लेकर पीछे की तरफ जाता हूँ और वहाँ से दूसरा टायर निकालता हूँ और वहाँ फटे हुए टायर को बदलने के लिए फटे टायर को खोलना शुरू कर देता हूँ और फटे टायर को बदलने की कोशिश करता हूँ। तभी पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जो कि किसी लड़की की आवाज़ होती है और वो आवाज़ पीछे से कहती है, बाबूजी क्या हो गया। उसकी आवाज़ को सुनकर मैं थोड़ा डर जाता हूँ कि इस सुनसान जगह पर किसी अजनबी व्यक्ति की आवाज़ किसी के भी होश उड़ा सकती है। वो लड़की दिखने में काफ़ी सुंदर थी। उसकी उम्र यही कोई 20 से 22 साल की थी। वो मुझसे कहती है कि बाबूजी क्या हो गया, कुछ परेशान लग रहे हो। मैं उस लड़की से पूछता हूँ, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तो वो लड़की मुझसे कहती है कि मैं यहीं पास के गाँव की हूँ और मैं सब्जी बेचने पीछे वाले गाँव में जाती हूँ। आज मुझे काफी देर हो गई, जिसके कारण मुझे रात हो गई। अब मैं अपने गांव की तरफ ही जा रही थी कि आप मुझे दिख गए, तो मैंने सोचा शायद आपको मदद की जरूरत हो। तो मैं उससे कहता हूं कि तुम क्या मदद करोगी। तो कुछ नहीं बोली। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और अपने ट्रक की टायर को बदलने लगा। कुछ देर बाद मैंने ट्रक के टायर को बदल दिया। फिर मैं ट्रक के अंदर बैठ जाता हूँ, लेकिन वो लड़की वहीं खड़ी रहती है। मैं ट्रक को स्टार्ट करता हूँ पर वो स्टार्ट नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि ट्रक को क्या हो गया है। तो वो लड़की बोली, क्या हो गया। मैंने बोला ट्रक खराब हो गया है। तो वो लड़की बोली, आज आप हमारे गांव में चलो, कल ट्रक सही करा कर चले जाना। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे गांव में कोई मैकेनिक है। तो बोली, मैकेनिक तो है पर इतनी रात को वो नहीं आएगा। मैं उसकी बात सुनकर सोचता हूँ कि रात भी खूब हो चुकी है और ट्रक भी सही नहीं है, तो क्यों ना इस लड़की के यहाँ रुका जाए। ये इतना फोर्स भी कर रही है तो चला जाता हूँ। सुबह मुझे वहाँ से मैकेनिक भी मिल जाएगा। फिर उस लड़की से कहता हूँ कि ठीक है, लेकिन तुम्हारा गाँव कितनी दूर है। तो वो लड़की कहती है कि मेरा गाँव थोड़ी ही दूर पे है, यहाँ से 5 से 10 मिनट का रास्ता है। उसकी बात सुनकर मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे इस लड़की पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि वो बाबा ने मुझे कहा था किसी भी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ ट्रक से उतरने के लिए भी मना किया था, लेकिन ट्रक के टायर फटने से मैं भूल गया और मुझे उतरना पड़ा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि वो लड़की मुझसे कहती है, बाबूजी क्या सोच रहे हो। तो मैं उससे कहता हूँ कि कुछ नहीं, बस ये सोच रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर माल से भरा हुआ ट्रक को खड़ा करना क्या उचित रहेगा। मेरी बात सुनकर वो लड़की कहती है कि आप चिंता ना करो, आपके ट्रक को कुछ नहीं होगा। वैसे भी अब रात काफी हो गई है और इतनी रात को यहाँ कोई नहीं आता। मैं उसको कहता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि रात को यहाँ कोई नहीं आता। क्या ये सड़क मेन हाईवे से नहीं मिलती। मेरी बात सुनकर वो लड़की कहती है कि ये रास्ता मेन हाईवे से मिलता है। रास्ता सुनसान होने पर यहाँ कोई नहीं आता और यहाँ बहुत कम लोग सफर करते हैं। बात सुनकर मुझे लगता है कि लड़की मुझसे कुछ छुपा रही है, पर मैं उस लड़की पर यकीन कर लेता हूँ और उस लड़की के साथ चलने को तैयार हो जाता हूँ और उस लड़की के गांव की तरफ चल देते हैं। उसका गांव का रास्ता कच्चा था और जंगल की तरफ से होकर जा रहा था। उसके साथ चलते हुए 15 मिनट से ज्यादा हो गए थे, लेकिन गांव कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मैं सोच रहा था कि कहीं इस लड़की पर भरोसा करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। फिर भी मैं आगे बढ़ा, लेकिन आगे बढ़ते हुए मुझे काफी देर बीत गई थी, लेकिन गाँव का कोई नामो निशान नहीं था। अब मेरी बेचैनी बढ़ने लगी और मैं उस लड़की से पूछता हूँ, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा गाँव पास में ही है। अब हमें चलते हुए 20 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन तुम्हारा गांव तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। ये जंगल को देखकर लगता है कि यहाँ कोई गांव है ही नहीं। मेरी बात सुनकर वो लड़की कहती है कि बाबूजी आप डरो नहीं, मेरे पीछे चलो। फिर 5 मिनट का सफर करने के बाद मुझे उसका गाँव नजर आता है, जिसे देखकर मैं सोचता हूँ कि यहाँ गाँव कैसा है। गाँव में पहुंचकर मुझे वहाँ का माहौल अजीब सा लगने लगता है। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ों के पत्तों की आवाज आ रही थी। वहाँ कुछ एक घर मिट्टी के बने हुए थे, उसमें से भी कुछ घर टूटे हुए और वीरान नजर आ रहे थे। उस गांव को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस गांव के लोग उस गांव को छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि उस गांव की हालत देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उस गांव में लोग रहते होंगे। फिर मैं उस लड़की से कहता हूँ, यहाँ कोई रहता भी है क्या, ये गाँव ऐसे ही सुनसान रहता है। तो वो लड़की मुझसे कहती है, बाबूजी यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं और जो रहते हैं वो काफी गरीब है। बड़ी मुश्किल से वो लोग अपना घर का गुजारा कर पाते हैं। उसकी बात सुन के मुझे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उस गांव को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि कोई वहाँ रहता होगा। फिर मैं उस लड़की के साथ उसके घर की तरफ चल देता हूँ। फिर वो लड़की एक घर के सामने रुक जाती है। वो घर गाँव के कुछ ऊपर की तरफ था। रुकने के बाद वो मुझसे कहती है, बाबूजी ये मेरा घर है, मैं यहीं रहती हूँ। उसके बाद वो लड़की दरवाजा खोलती है और मुझे घर के अंदर बुलाती है। मैं उस लड़की के साथ घर के अंदर चला जाता हूँ। अंदर जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये घर भी काफी पुराना है, पर गांव में दूसरे घरों से थोड़ा अच्छा है। फिर वो लड़की मुझसे कहती है, बाबूजी खाना खा लो। उसके बाद मैं हाथ धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाता हूँ
फिर खाना खाते खाते मैं उस लड़की से पूछता हूँ कि यहाँ कोई और नजर क्यों नहीं आ रहा, क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? तो वो लड़की वो कहती है, बाबूजी ऐसा नहीं है, मेरे साथ मेरी माँ भी रहती है। तो मैं उस लड़की से पूछता हूँ, कहाँ है तुम्हारी माँ, दिखाई क्यों नहीं दे रही? तो वो लड़की मुझसे कहती है, मेरी माँ बीमार है, वो यही दूसरे कमरे में आराम कर रही है। उसके बाद खाना खत्म करके उस लड़की से कहता हूँ कि क्या तुम मुझे अपनी माँ से नहीं मिलवाओगी, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वो लड़की कुछ सोचते हुए मुझे कहती है कि बाबूजी इस वक्त रात को वो आराम कर रही है, उनकी नींद खराब करना अच्छा नहीं होगा, मैं आपको उनसे कल मिला दूंगी, आप उनसे सुबह आराम से मिल लेना। उसकी बात सुनकर मुझे लगता है कि ये लड़की मुझसे कुछ छुपा रही है। फिर मैं इस बात को भी नज़रअंदाज करता हूँ। फिर वो लड़की कहती है, बाबूजी आप आराम कर लीजिए, सुबह आपको जल्दी भी तो निकलना है। उसके बाद मुझे वो एक कमरे में ले जाती है और कहती है, आप आराम कर लीजिए और आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना। मैं कहता हूँ ठीक है। फिर वो लड़की चली जाती है। फिर मैं बिस्तर पर लेट जाता हूँ और थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ जाती है। मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि मेरे कानों में कुछ आवाज़ आती है और मेरी नींद खुल जाती है। वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई लकड़ी काट रहा हो। मैं सोचता हूँ कि इतनी रात को कौन लकड़ी काट रहा होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं उठकर कमरे से बाहर आता हूँ। जैसे मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ तो मैं एक बड़े से हाल में आ जाता हूँ। उस हाल के सामने की तरफ एक कमरा था और आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी। मैंने सोचा ये तो वही कमरा है जिसमें लड़की की माँ आराम कर रही थी। मैं सोचता हूँ कि उस कमरे में से ये कैसी आवाज़ आ रही है। लड़की ने तो कहा था कि इस कमरे में उसकी माँ आराम कर रही है और वो बीमार है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उसके बाद मैं उस कमरे की तरफ जाता हूँ और धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुँच जाता हूँ। फिर दरवाजे पर अपना कान लगाता हूँ। मुझे उस लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। जो लड़की मुझे यहाँ लाई थी, उसकी हंसी सुनकर मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगती है। फिर मैं सोचता हूँ कि इतनी रात को ये पागल तो नहीं हो गई जो इस प्रकार हंस रही है। उसके बाद मैं उन्हें देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो हंस क्यों रही है। दरवाजा अंदर से बंद था, मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे देख ले। फिर मैं दरवाजे के छेद से देखने लगता हूँ। अंदर का माहौल देखकर मेरी आंखें ही फटी की फटी रह जाती है और मेरी हालत खराब हो जाती है। अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल जब मैंने अंदर की तरफ देखा तो मैं देखता हूँ कि एक बूढ़ी औरत जो दिखने में काफ़ी खूंखार थी, उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें इतनी भयानक दिख रही थी कि उन्हें देखकर कोई भी डर जाए। ऐसा लग रहा था वो कोई आंखें नहीं बल्कि जलते हुए अंगारे हैं। उसके बड़े बड़े दांत जो मुंह से बाहर आ रहे थे, उसके नाखून लंबे और तेज थे। लंबे लंबे सफ़ेद बालों के साथ वो और ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। वो किसी का कच्चा मांस खा रही थी, जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, शरीर में कपकपी फैल गई। मुझे वो औरत चुड़ैल दिखाई दे रही थी। फिर मैंने पास में देखा। उसको देखकर तो मैं और भी ज़्यादा डर गया और रीढ़ में सिरन दौड़ गई और मैं पसीने पसीने हो गया। मैं देखता हूँ कि चुड़ैल के पास एक मरा हुआ आदमी पड़ा है। उस आदमी की गर्दन कटी हुई थी और वो एक टेबल पर पड़ा हुआ था। उस आदमी की लाश को कोई कुल्हाड़ी से काट रहा था। मैं देखता हूँ कि उस लाश के जो टुकड़े कर रहा था, ये वही लड़की है जो मुझे यहाँ लेकर आई थी। अब तो मेरी आत्मा शरीर से बाहर आने को हो गई। अब वो भी चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उसके दांत बाहर आए हुए थे। वो बहुत डरावनी लग रही थी। फिर वो औरत उस बूढ़ी से बोली, माँ तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक और शिकार लेकर आई हूँ। थोड़ी देर बाद मैं उसको मार कर आपको खिलाऊंगी। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मैं डर के मारे घबरा गया और पसीने पसीने हो गया। डर के कारण मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया था। उस कमरे का नज़ारा देखकर मुझे लगा कि मुझे अटैक आ जाएगा, क्योंकि ऐसा नज़ारा मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। उस कमरे में मुझे पीछे की तरफ काफ़ी इंसानी कंकाल नजर आ रहे थे। अब मैं हिम्मत करके खुद को बचाने की सोचता हूँ और सोचता हूँ कि दोनों चुड़ैलें लाश को खाने में व्यस्त थे, क्यों ना मैं यहाँ से भाग जाऊँ। वहाँ से जल्दी भागने की कोशिश करता हूँ। मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपनी जान को कैसे बचाऊं। डर के कारण मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था, अब चुड़ैल वाला दरवाज़ा खुलेगा, उसमें से चुड़ैलें बाहर आएगी और मुझे मारकर खा जाएगी। काफ़ी देर तक बाहर का रास्ता ढूंढने के बाद मुझे एक खिड़की दिखाई देती है जो एक तरफ से टूटी हुई थी। अब मैं उस खिड़की को खोलने की कोशिश करता हूँ, वो भी नहीं खुल रही थी। फिर मैंने जोरदार लात मारी और इस बार में वो खिड़की बाहर की ओर खुल जाती है। मैं जितनी जल्दी हो वहाँ से बाहर की ओर निकलता हूँ और गांव से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। जब मैं गांव से भाग रहा था, वहाँ के घरों को देखकर और भी डर लग रहा था, क्योंकि उस गांव का नज़ारा बदला हुआ था। क्योंकि उस गांव के घर एक डरावने खंडर की तरह नजर आ रहे थे।
मैं उस गांव से निकलने की कोशिश ही कर रहा था कि मुझे पीछे से चीखने की आवाज आ रही थी। ये चीखने की आवाज शायद उन चुड़ैलों की ही थी जिन्हें शायद मेरे भागने का पता चल गया था। मैं उन चीखों की आवाज को नजरअंदाज कर वहाँ से भागने लगता हूँ और गाँव से बाहर निकल जाता हूँ और जंगल के बीचों बीच उस रास्ते पर पहुँच जाता हूँ। जैसे ही मैं उस रास्ते पर पहुँचता हूँ जो सड़क तक जाता है, मैं देखता हूँ कि मेरे आगे सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी है। सफेद कपड़े वाली वही लड़की है जिसके साथ मैं उसके घर गया था और अब वो एक भयानक चुड़ैल के रूप में नजर आ रही थी। वो बिल्कुल रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। उसे देखकर मेरी हालत और भी खराब हो जाती है और मैं उस रास्ते को छोड़कर जंगल की दूसरी तरफ भागता हूँ। अभी मैं भाग ही रहा था कि मुझे एक जोरदार धक्का लगता है और मैं जमीन पर गिर जाता हूँ। गिरने के बाद जैसे ही मैं पीछे की तरफ देखता हूँ तो वो चुड़ैल उड़ते हुए मेरे ऊपर आकर बैठ जाती है। फिर मुझे अपनी मौत नजर आती है। बस मैं इतना ही सोचता हूँ कि अब मेरा बचना मुश्किल है। इस वक्त मैं सिर्फ भगवान को याद करता हूँ और कहता हूँ, भगवान मुझे बचा ले। लेकिन उस चुड़ैल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे मारकर खा जाएगी। वो चुड़ैल मेरी तरफ देखकर उसके चेहरे पे लगे खून को चाट रही थी। शायद ये उस आदमी का खून था जिसे उस चुड़ैल ने घर में मारकर खाया था। अब वो मेरी ओर देखकर कहती है, तूने क्या सोचा था, मैं तुझे इतनी आसानी से जाने दूंगी? ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। उसका चेहरा इतना खौफनाक नजर आता है कि उसे कोई भी देखे तो डर के मर जाए और शायद मेरी भी हालत वही थी। उसके बाद वो चुड़ैल एक चीख मारती है और उसके तेज नाखून से मेरे कंधे को दबाती है। उसके ऐसा करते ही मैं जोर से चिल्ला उठता हूँ क्योंकि उसके तेज नाखून मेरे कंधों में घुस रहे थे और वहाँ से खून बह रहा था। उसके हाथ खून से सन गए थे और वो उस खून को चाट रही थी। अब वो चुड़ैल अपना मुंह खोलकर मेरी गर्दन की ओर देखती है और अपना मुंह मेरी गर्दन के पास लाती है। मुझको ऐसा करते देख मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अब मैं बच नहीं सकता और ये अब मेरा खून पी जाएगी। वो जैसे ही अपना मुंह मेरी गर्दन के पास लाई, वो चीखने लगी। वो दर्दनाक आवाज में चीख रही थी। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज रही थी। मेरी आंखें बंद थी और मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। काफी देर चीखने के बाद अपने नाखूनों को मेरे कंधे से वापस निकाल लेती है और मेरे ऊपर से हट जाती है। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो मुझे पीछे की ओर भागती नजर आती है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज से डर कर भाग रही है। तभी मुझे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसी आदमी की थी। वो कहता है, बेटा जल्दी से वहाँ से उठो और मेरे पीछे आओ। उसकी आवाज सुनकर मैं पीछे की तरफ देखता हूँ तो मुझे एक बूढ़ा आदमी नजर आता है और ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही बुजुर्ग थे जिन्हें मैंने ट्रक में लिफ्ट दी थी, जो खुद को एक रिटायर्ड फौजी बता रहे थे। वो आदमी मुझसे कहता है कि बेटा जल्दी से वहाँ से हट जाओ और जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आ जाओ। मैं डर और घबराहट के बावजूद उनके पास जाता हूँ। वो मुझसे कहते हैं, मेरे पीछे रहो, मैं वैसा ही करता हूँ। उस आदमी के पास एक छड़ी थी। जैसे ही बुजुर्ग ने छड़ी को चुड़ैल की तरफ किया, चुड़ैल की हालत खराब होने लगी थी। वो दृश्य देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि चुड़ैल काफी तकलीफ में है। उस बुजुर्ग ने मेरे पीछे रहते हुए वहाँ से निकलने को कहा। हम दोनों सड़क की तरफ भागने लगते हैं। इस बीच कई बार चुड़ैल हमारा पीछा करने लगती है, लेकिन हर बार वो बुजुर्ग वो छड़ी को दिखाकर चुड़ैल को पीछे कर देते। उस छड़ी को देखकर मैं सोचने लगा कि एक साधारण से दिखने वाली वो छड़ी से चुड़ैल कैसे डर सकती है। फिर मैंने सोचा ये कोई साधारण छड़ी नहीं है, ये कोई जादुई छड़ी है। फिर किसी तरह हम अपने ट्रक तक पहुंच गए। मैंने जल्दी से ट्रक का दरवाजा खोला और हम उस ट्रक में बैठ गए। मैं घबराते हुए ट्रक को स्टार्ट करता हूँ और हैरानी की बात यह है कि ट्रक एक बार में ही स्टार्ट हो जाती है। वो बुजुर्ग मुझसे कहते हैं, जल्दी से यहाँ से निकलो। मैंने स्पीड में ट्रक को वहाँ से आगे बढ़ा दिया। आगे जाकर मैंने बुजुर्ग आदमी से पूछा, बाबा अच्छा हुआ आप सही समय पर यहाँ आ गए, नहीं तो आज मैं उन चुड़ैलों का शिकार हो जाता। बाबा ने जवाब दिया, बेटा मैंने तभी तुम्हें रुकने को कहा था। मुझे पहले ही पता था कि यह रास्ता तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। थोड़ी देर तक तुम्हारे ट्रक का पीछा भी किया था। शुक्र है कि तुम ज़्यादा दूर तक नहीं गए, वरना मैं तुम्हें बचा नहीं सकता था। उनकी बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गया था। मैंने उनसे कहा, बाबा मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे चाय वाले ने शॉर्टकट बताकर इस रास्ते पर भेजा था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसने मुझे इस रास्ते पर क्यों भेजा था। ये सुनकर बाबा हल्के से मुस्कुराए, फिर बोले, जिस चाय वाले की तुम बात कर रहे हो वो उसकी मौत एक सड़क हादसे में 3 साल पहले ही हो चुकी थी। उन्होंने मुझे बताया कि 3 साल पहले एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था और ट्रक सड़क के किनारे बनी चाय की दुकान में घुस गया था और उस हादसे में उस चाय वाले की मौत हो गई थी। तब से वो टपरी बंद है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि उस चाय वाले की आत्मा अब भी वहाँ भटक रही है। अपनी मौत का बदला लेने के लिए वो ट्रक वालों को इस रास्ते पर भेजता है। वो लोग आगे जाकर उन चुड़ैलों का शिकार हो जाते हैं। बाबा की ये बात सुनकर मेरी रूह कांप जाती है। मैंने उनसे पूछा, बाबा उस दुकान पर जो चाय पी थी वो क्या था? बाबा बोले, वो सब छलावा था। हम बात ही कर रहे थे कि हमारे ट्रक के सामने एक औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई।
वो औरत हमें घूर रही थी। उस औरत को देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। डर के मारे मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने बाबा से पूछा, ये औरत कौन है? बाबा शांत रहे, फिर गंभीर होकर बोले, बेटा ये भी एक छलावा है। ये सब उन चुड़ैलों का जाल है। वो चाहती है कि तुम ट्रक रोक दो, फिर वो तुम पर हावी हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, गलती से भी ट्रक मत रोकना। मैंने उनकी बात मानी और सीधे ट्रक उस औरत की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक उस औरत के ऊपर से गुजरा, मैंने बैक मिरर से पीछे देखा तो वहाँ वो कुछ नहीं था। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। मैंने देखा सामने हाईवे दिख रहा है। जैसे मैं हाईवे की तरफ बढ़ा तभी बाबा ने मुझसे कहा, बेटा ट्रक रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। मैंने ट्रक को रोक दिया और बाबा से पूछा, बाबा आप यहाँ से वापस कैसे जाएंगे? ये रास्ता काफी खतरनाक है। उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मुझे इन चुड़ैलों से डर नहीं लगता। मैंने बाबा से कहा, बाबा अगर आप सही समय पर नहीं आते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं बचता। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा बोले, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी शॉर्टकट के लालच में मत पड़ना और किसी अनजान आदमी पर भरोसा मत करना। इतना कहकर वो ट्रक से उतर गए। मैं उन्हें जाते हुए देखता रहा। फिर मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। हाईवे पर जाते समय मुझे एक और ट्रक दिखाई दिया। उस ट्रक वाले ने टिपर मारकर मुझे रुकने का इशारा किया। मैं ट्रक रोक लेता हूँ। वो ट्रक वाला मुझसे कहता है, उस्ताद जी आप किधर से आ रहे हो? मैं उस शॉर्टकट वाले रास्ते की तरफ इशारा कर देता हूँ। मैं यहाँ से मेन हाईवे की तरफ आया हूँ। ये सुनकर वो ट्रक वाला थोड़ी देर चुप हो जाता है, फिर कहता है, उस्ताद जी इतनी रात को इस तरफ से जिंदा लौटते हुए पहली बार किसी को देख रहा हूँ। फिर वो मुझसे कहता है कि क्या आपके साथ उस रास्ते पर कुछ हुआ था? फिर मैं उसे अपने साथ घटी पूरी घटना बता देता हूँ और ये भी बताता हूँ कि एक बुढ़े आदमी ने मेरी जान बचाई है। वो एक रिटायर्ड फौजी थे। मेरी ये बात सुनकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि उस्ताद जी जिस बुड्ढे की आप बात कर रहे हो ना, उस आदमी को मरे हुए 3 साल हो गए हैं। उस आदमी की आत्मा आज भी लोगों की मदद करती है। फिर वो मुझसे कहता है कि उस बुढ़े आदमी की आत्मा ने कई लोगों की मदद की है। उनकी बात सुनकर मैं फिर डर जाता हूँ और सोचता हूँ कि मैं यकीन करूँ तो भी किस पर करूँ। क्या वो बुढ़ा आदमी सच में एक आत्मा था? उसके बाद वो आदमी कहता है कि उस रास्ते पे आते वक्त आपने वो बोर्ड नहीं पढ़ा था। मैंने कहा वो बोर्ड ढूंढला था, इसलिए मैं उसको पढ़ नहीं पाया। फिर वो बोला, किस्मत वाले हो जो बच गए। मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया और कसम खाई कि कभी अनजान शॉर्टकट कभी भी नहीं अपनाऊंगा। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और यदि आपकी भी कोई कहानी हो तो मुझे मेरी इंस्टा आईडी भूतियाकिस्से.official पर भेजें और साथ ही मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।